संविधान के भाग 6 में राज्य शासन के लिए क्या किया गया, प्रावधान किया गया। ठीक है। उसके बाद देखा जाए तो राज्य की कार्यपालिका का प्रमुख कौन होता है, राज्यपाल होता है। वो प्रत्यक्ष रूप से अथवा अधीनस्थ अधिकारियों के माध्यम से इसका उपयोग करता है। ठीक है। जो उसके नीचे होते हैं। मतलब कुल मिलाकर राज्यपाल जो है ना, वो ऐसा नहीं है कि राज्यपाल अपने से कुछ कर पाएगा, नहीं। उसको जो भी कार्य करना है ना, तो वो मंत्री परिषद की सहायता से ही करेगा। ठीक है, दूसरा किसी भी तरीके से नहीं करेगा। एक बार कंफर्म करे, आवाज आ रहा है ना? और एक कोई आदमी अपना माइक ऑन रखे ताकि मुझे पता चले कि हाँ जा रहा है आवाज या नहीं जा रहा है। हाँ हाँ, आवाज आ रही। ठीक है। और ये तो बहुत अच्छी बात है। हाँ, राज्य की कार्यपालिका का प्रमुख कौन होता है, राज्यपाल होता है। तो राज्यपाल कोई भी डिसीजन जो है ना, वो खुद से नहीं करेगा, बल्कि किसकी सहायता से करेगा, मंत्री परिषद की सहायता से करेगा। ठीक है, मंत्री परिषद की सहायता से ही करेगा, कोई भी कार्य करना हो। ठीक, वह प्रत्यक्ष रूप से अथवा अधीनस्थ अधिकारियों के माध्यम से इसका उपयोग करता है। अर्थात राज्य में राज्यपाल की स्थिति कार्यपालिका के प्रधान की होती है। ठीक है, परंतु वास्तविक शक्ति किसके हाथ में होती है, मुख्यमंत्री के नेतृत्व वाली मंत्री परिषद में। मुख्यमंत्री में भी नहीं, जो डिसीजन होगा वो मंत्री परिषद होगा। ठीक है। मूल संविधान में आर्टिकल 153 में यह उल्लेखित था कि प्रत्येक राज्य द्वारा इसमें एक प्रत्येक राज्य के लिए क्या होगा, एक राज्यपाल होगा। मतलब आर्टिकल 153 में आज भी लिखा हुआ है कि प्रत्येक राज्य के लिए क्या होगा, एक राज्यपाल होगा। लेकिन जो 7वां संविधान संशोधन अधिनियम 1956 हुआ था, उसमें यह प्रावधान कर दिया गया कि एक ही व्यक्ति एक से अधिक राज्य का राज्यपाल हो सकता है। ठीक है, इसमें एक आपके दिमाग में ऐसा आ रहा होगा कि इनका वेतन कैसे दिया जाता होगा। तो अगर मैं बताता हूँ, जैसे कि अगर कोई व्यक्ति है जो बिहार का भी राज्यपाल है और यूपी का भी राज्यपाल है, तो राष्ट्रपति डिसाइड करेगा किसको कितना पेमेंट, मतलब किस रेशियो में आ, वेतन देना है। ठीक है। राज्यपाल की योग्यता, योग्यता में क्या है? राज्यपाल पद पर नियुक्त किए जाने वाले व्यक्ति में क्या निम्नलिखित योग्यता होना चाहिए। अब इन निम्नलिखित योग्यता में क्या क्या बात है, तो पहला बात समझिए, वो भारत का नागरिक हो। पहला कंडीशन क्या बोलता है कि भारत का क्या हो, नागरिक हो। 35 वर्ष की आयु पूरा कर चुका। मिनिमम कितना एज होना चाहिए, 35। एज वाले क्राइटेरिया में ना हम लोग और थोड़ा डिटेल से देख लेते हैं। जैसे एज में पूछा जाता है, एज जैसे अगर अब राष्ट्रपति बनना है, ठीक है, क्या बनना है, राष्ट्रपति। तो राष्ट्रपति के लिए भी मिनिमम एज कितना है, यानी 35 वर्ष पूरा हो जाना चाहिए। राज्यपाल के लिए भी कितना हो जाना चाहिए, 35 वर्ष पूरा होना चाहिए। ठीक है। उसी तरह अगर संसद सदस्य के बारे में बात करें, संसद सदस्य में तो संसद के अंदर दो होता है, एक होता है राज्यसभा और एक होता है लोकसभा। ठीक है। राज्यसभा के लिए जो एज होता है वो होता है 30 वर्ष, क्योंकि ये अपर सदन है। ठीक। और लोकसभा के लिए जो एज होता है वो होता है 25 वर्ष। ठीक है। सेम एज स्टेट के अंदर अगर बात कर लीजिए, जो राज्य विधानमंडल होता है, तो राज्य विधानमंडल के अंदर दो चीज, एक तो आपको मिलेगा विधानसभा, विधानसभा मिल जाएगा, जहां पे आपका एज होगा 25 ईयर्स। और एक एज होगा आपके पास, एक होगा आपके पास विधान परिषद, जहां पे आपका एज जो होगा वो होगा 30 ईयर्स। ठीक है। इन क्वेश्चन से भी ऑब्जेक्टिव, मतलब कुछ कुछ एग्जाम में आपको कंफ्यूजन करने के लिए दिया जा सकता है, या पूछे भी जा सकते हैं, इसमें क्या। अगर और बात करें, राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा 5 वर्ष की अवधि के लिए की जाती है। ठीक है। परंतु यह राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है। जनरली उनका जो टाइम पीरियड होता है वो 5 वर्ष का होता है। ठीक है, कितने वर्ष का, 5 वर्ष का। लेकिन यह इनका जो पद है, इनका जो पद है वह राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है। ठीक है। इसके बाद देखें, वह पद त्याग कर सकता है, अनुच्छेद 156(2) के अंदर लिखा गया। ठीक है। भारत के संविधान में राज्यपाल को जो है उसके पद से हटाने के लिए कोई विशेष प्रक्रिया का उल्लेख नहीं किया गया। ओके, यहाँ तक कोई दिक्कत? हेलो, बचा भी रहा। हाँ हाँ ठीक है। खाएंगे एक और दो को बच्चा को जाके खा जाना। राज्यपाल, राज्यपाल का वेतन जो होता है 3,50,000 मासिक होता है। ठीक है, मतलब एक मंथ का 3 लाख, 3.5 लाख रुपया।
यदि दो या दो से अधिक राज्य का एक ही राज्यपाल हो, तब उसे दोनों राज्यपाल का वेतन उस अनुपात में दिया जाएगा जैसा कि राष्ट्रपति निर्धारित करे, जो हम लोग पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है। राज्यपाल पद ग्रहण करने से पूर्व उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश अथवा वरिष्ठतम न्यायाधीश के सम्मुख अपने पद की शपथ लेता है। कुल मिलाकर बात यह है कि आपको शपथ याद रखना है। शपथ किसके सामने लेगा? जो सीजीआई होंगे, सीजीआई नहीं होंगे, सीजे जो होंगे हाईकोर्ट के, उनके सामने। ठीक है। अब इनका विशेष अधिकार में ऐसे बहुत कुछ है नहीं। देखिए, वो अपने पद, कोई कुछ बोल रहे क्या? वह अपने पद की शक्तियों के प्रयोग तथा कर्तव्य के पालन के लिए किसी न्यायालय के प्रति उत्तरदायी नहीं है। ठीक है। राज्यपाल की पद अवधि के दौरान उसके विरुद्ध किसी भी न्यायालय में किसी प्रकार की आपराधिक कार्रवाई नहीं प्रारंभ की जा सकती। ठीक। जब वह पद पर हो तब उसकी गिरफ्तारी का आदेश किसी न्यायालय द्वारा जारी नहीं कर सकता। क्लियर है? राज्यपाल का जो पद है, पद ग्रहण करने से पूर्व या पश्चात उसके द्वारा किए गए किसी कार्य के संबंध में कोई सिविल कार्रवाई करने से पहले उसे 2 माह पूर्व सूचना देनी पड़ती है। यहाँ इंटरेस्टिंग ये है, यहाँ कह रहा है क्या? कोई सिविल कार्रवाई, मतलब सिर्फ किसके लिए? सिर्फ सिविल के लिए, फौजदारी मामले में नहीं, सिर्फ सिविल के लिए। अब हम लोग पढ़ेंगे राज्यपाल की शक्ति और कार्य के बारे में। शक्ति के बारे में बात करते हैं। कार्यपालिका संबंधी कार्य, कार्यपालिका संबंधी मतलब आप तो उसको ऐसे भी याद रख सकते हैं, जो भी इसके अंदर नियुक्ति किया जाएगा ना, वो सब इसी के अंदर आएगा। ठीक है। राज्य के समस्त कार्यपालिका कार्य राज्यपाल के नाम से ही किए जाते हैं। ठीक है। राज्यपाल मुख्यमंत्री को तथा मुख्यमंत्री की सलाह से उसकी मंत्रिपरिषद के सदस्यों को नियुक्त करता है। ठीक है। मुख्यमंत्री को तो करता है, साथ ही साथ वहां पे जो होते हैं, क्या बोलते हैं, जैसे मंत्रिपरिषद होता है। ठीक है। क्या होता है? मंत्रिपरिषद, उनकी भी नियुक्ति कौन करेगा? यही तो करेंगे। कौन करेंगे? यही। ओके, फिर और हम लोग बात करते हैं। राज्यपाल मुख्यमंत्री को तथा मुख्यमंत्री की सलाह से उसकी मंत्रिपरिषद के सदस्यों को नियुक्त करता है। हम लोग देख लिया। उन्हें पद और गोपनीयता की शपथ भी दिलाता है। इसके अलावा राज्यपाल राज्य के उच्च अधिकारियों जैसे कि मुख्य सचिव हो गया, महाधिवक्ता हो गया, राज्य लोक सेवा आयोग हो गया के अध्यक्ष एवं सदस्य की नियुक्ति करता है। ठीक है। राज्यपाल राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्य को नहीं हटा सकता। ठीक है। हटाने का काम, जैसे अगर आप बीपीएससी से ऑफिसर बनते, मतलब बीपीएससी के अंदर आप सदस्य रहते हैं, तो इनको हटाने का कार्य कौन करेगा? प्रेसिडेंट करेंगे, राज्यपाल नहीं कर सकता। ठीक है। यही बात कह रहा है इस पूरे आर्टिकल में। ये याद रखेगा। राज्य के उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति के संबंध में राष्ट्रपति को परामर्श देता है। ठीक है। राज्यपाल को अधिकार है कि वो राज्य के प्रशासन के संबंध में मुख्यमंत्री से सूचना प्राप्त करता है। एक ऐसे बात सिंपल समझ सकते हैं कि यहाँ पे अगर राज्यपाल है, ठीक है, यहाँ पे राज्यपाल है और यहाँ पे क्या सीएम है, ये हमारे सीएम साहब हो गए, हमारे राज्यपाल साहब हो गए। ठीक है। या ये हमारा मंत्रिपरिषद हो गया, इसको हम लोग मान लेते हैं मंत्रिपरिषद। ठीक है। तो ये जो इन दोनों के बीच में जो ये जो पुल का काम कर रहा है, तो ये कार्य कौन करेगा? सीएम करेगा। ठीक है। ये है सिंपल मतलब। उसके बाद आगे चले। राष्ट्रपति शासन के समय राज्यपाल केंद्र सरकार के अभिकर्ता के रूप में राज्य का प्रशासन चलाता है। ठीक है। जब अगर इमरजेंसी लगा रहे हैं, ये कौन सा इमरजेंसी के बारे में बात कर रहे हैं, और राष्ट्रपति शासन लगा हुआ है, तो कौन सा आर्टिकल के बारे में बात कर रहा है, तो बताएगा कौन सा आर्टिकल के बारे में बात कर रहा 356 है? 356 के बारे में बात कर रहे 900 हैं। राज्यपाल राज्य के विश्वविद्यालय का कुलाधिपति होता है तथा उप कुलापति की भी नियुक्ति करता है। ठीक है। वह राज्य विधान परिषद के कुल सदस्य संख्या का 1/6 भाग जो है उस सदस्यों को नियुक्त करता है, जिनका संबंध विज्ञान से, साहित्य से, कला, समाज सेवा एवं सहकारी आंदोलन या सहकारिता आंदोलन से होता है। ठीक है। यह ध्यान देने योग्य है कि राज्यसभा से संबंधित उनका जो लिस्ट होता है उसमें सहकारी आंदोलन सम्मिलित नहीं होता। ठीक है। यानी अगर हम लोग बात करें कि क्षेत्र के बारे में, जैसे राज्यसभा के अंदर राष्ट्रपति मनोनीत करते हैं ना सदस्यों को, कितने सदस्य को करते हैं? 12 कितने सदस्य को? 12 सदस्यों को करते हैं। 12। और हाँ ठीक है, 12 को करते हैं। ठीक है। तो वहां पे सारा चीज रहता है, लेकिन सहकारिता आंदोलन रहता है क्या? नहीं रहता सहकारिता आंदोलन। ठीक है। नहीं रहता वो। ठीक है।
विधायी अधिकार के बारे में बात करते हैं। राज्यपाल विधानमंडल का अभिन्न होता है, ठीक है। अभिन्न इसलिए होता है क्योंकि अगर विधानसभा और विधान परिषद मिलकर कोई कानून बनाती है, या फिर अगर विधानसभा ही किसी स्टेट के अंदर, तो जो कानून बनाएगी अंतिम रूप से हस्ताक्षर किसका होगा? राज्यपाल का होगा। जब तक राज्यपाल का नहीं होगा तब तक कोई जो बिल है वो एक्ट के रूप में कन्वर्ट होगा? नहीं होगा। इसलिए वो अभिन्न होता है। राज्यपाल विधानमंडल का सत्रावान मतलब सत्र का आह्वान, इसके अलावा सत्र की समाप्ति यानी सत्रावसान करता है तथा उसका विघटन भी करता है, ठीक है। जब अगर मुख्यमंत्री वो क्या बोलते हैं बहुमत में नहीं होगा तो उसका विघटन कर सकता है। राज्यपाल विधानसभा के अधिवेशन अथवा दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन को संबोधित भी करता है, ठीक है। राज्य विधानसभा के किसी सदस्य पर अयोग्यता का प्रश्न उत्पन्न होता है तो अयोग्यता संबंधी विवाद का निर्धारण राज्यपाल चुनाव आयोग से करता है, ठीक है। उसके बाद कहाँ गया? राज्य विधानमंडल द्वारा पारित विधेयक राज्यपाल के हस्ताक्षर के बाद ही अधिनियम पाता है। ये हम लोग पहले लाइन में डिस्कस कर चुके हैं। यदि विधानसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय को पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं प्राप्त होता है तो राज्यपाल उस समुदाय के एक व्यक्ति को विधानसभा का सदस्य मनोनीत कर सकता है, ठीक है। लेकिन आपको याद होगा 104वां संविधान संशोधन 2019 उसके द्वारा ये जो प्रावधान था उसको समाप्त कर दिया गया, ठीक है। जम्मू कश्मीर में 2 महिलाओं को प्रदेश का उपराज्यपाल नामजद किया जाता है। ये याद रखें, जम्मू कश्मीर का एकदम लेटेस्ट है, तो यहाँ से क्वेश्चन बनने का भी चांस बराबर से रहता है। जब विधानमंडल का सत्र नहीं चल रहा, ठीक है, तो राज्यपाल को ऐसा लगे कि तत्काल कार्रवाई की आवश्यकता है, ठीक है। मतलब जब सत्र नहीं चल रहा है और उसको लगा कि नहीं अभी विधि या कानून बनाना जरूरी है, तो उस समय में क्या करेगा? या वैसे समय में अध्यादेश जारी कर सकता है, ठीक है, जिसे वही स्थान प्राप्त होता है जो विधानमंडल द्वारा पारित किसी अधिनियम का होता है, ठीक है। सेम चीज रहेगा। ऐसा अध्यादेश 6 सप्ताह के भीतर विधानमंडल द्वारा स्वीकृत होना आवश्यक है, ठीक है। यदि विधानमंडल 6 सप्ताह के अंदर उसको स्वीकार नहीं करता है तो स्वतः क्या हो जाएगा? समाप्त हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, ये जो अध्यादेश है 21 आर्टिकल में इसका वर्णन किया गया। ये जो राज्य के अंदर 213 हाँ, 213 और प्रेसिडेंट वाला 123 ठीक है। स्क्रीन दिख रहा है क्या आप लोगों से? हाँ दिख रहा। या आप लोग सिर्फ मतलब आवाज सुन रहे हैं? ना स्क्रीन नहीं स्क्रीन पे दिख रहा। विजुअल है ये चीज? हाँ ठीक है। राज्यपाल धन विधेयक के अतिरिक्त किसी विधेयक को पुनः विचार के लिए राज्य विधानमंडल के पास भेज सकता है, ठीक है। मतलब दोबारा मतलब कोई चीज जो है वो विधानमंडल, एक मिनट, ये कह रहा है ना कि राज्यपाल धन विधेयक को छोड़ के इसके अलावा कोई भी विधेयक होगा उसको पुनर्विचार के लिए वापस भेज सकता है, ठीक है। परंतु राज्य विधानमंडल द्वारा इसे दोबारा पारित किए जाने पर, जैसे केंद्र में था कि अगर ये लोग साधारण बहुमत से या फिर बिना संशोधन के ही वापस भेज देते हैं, ठीक है, तो राष्ट्र यहाँ पे राज्यपाल क्या होगा ना, उस पर साइन करने के लिए बाध्य हो जाएगा, ठीक है। राष्ट्रपति के लिए आरक्षित विधेयक जब राष्ट्रपति के निर्देश पर राज्यपाल पुनर्विचार के लिए विधानमंडल को लौटा दे, ऐसे लौटाए जाने पर विधानमंडल 6 माह के भीतर उस विधेयक पर पुनर्विचार करेगा और यदि उसे पुनः पारित किया जाता है तो विधेयक राष्ट्रपति को पुनः प्रस्तुत किया जाएगा, किंतु इस पर भी राष्ट्रपति के लिए अनुमति देना अनिवार्य नहीं है। एक सिंपल शब्दों में समझते हैं, देखें, राज्यपाल के पास गया बिल यहाँ से विधानसभा मतलब विधानमंडल से, अगर विधानसभा हो तो विधानसभा और दोनों होगा तो दोनों से साइन वाइन करके गया यहाँ से, ठीक है, राज्यपाल के पास। अब राज्यपाल क्या क्या आर्टिकल 200 के तहत वो राष्ट्रपति के लिए बिल आरक्षित कर दिया, ठीक है। तो अब जो निर्णय होगा उस पर राज्यपाल का निर्णय नहीं चलेगा, कोई हुकूमत नहीं चलेगा, बल्कि वो होगा प्रेसिडेंट के हिसाब से, ठीक है। अब प्रेसिडेंट को बिल पसंद नहीं आया, उनको लगा कुछ गड़बड़ है, तो वो वापस भेज दिया राज्यपाल के पास। तो राज्यपाल कहाँ भेजेगा? फिर से विधानमंडल के पास, ठीक है। विधानमंडल फिर उसमें संशोधन करे या नहीं करे और फिर वो बिल राज्यपाल के पास भेजेगा, राज्यपाल प्रेसिडेंट के पास भेजेंगे। लेकिन इस बार जो प्रेसिडेंट के पास गए, राज्यपाल के केस में क्या होता है, राज्यपाल बाध्य हो जाता है साइन करने के लिए, लेकिन प्रेसिडेंट जो होंगे बाध्य नहीं होंगे, ठीक है, साइन करने के लिए। क्लियर हुआ ये चीज?
ये बात समझ में आया? हाँ समझ में आ गया। फिर हम लोग और आगे बात करते हैं। राज्यपाल किसी विधेयक को राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित रख सकता है, जो हम लोग डिस्कस किए। यह आरक्षित विधेयक तभी प्रभावी होगा जब राष्ट्रपति उसे अनुमति प्रदान कर दे। राज्यपाल को और राष्ट्रपति के लिए विधेयक आरक्षित करना उस समय अनिवार्य है जब विधेयक उच्च न्यायालय की शक्ति का अल्पीकरण करता है। ठीक है, एक कंडीशन ऐसा बना है कि अगर मतलब राज्य विधानमंडल ऐसा कोई कानून बना दे जिससे क्या हो जाए कि जो हाई कोर्ट है ना, हाई कोर्ट का जो शक्ति है, ठीक है, इसका जो पावर है उसको कम करने का प्रयास किया जाए। ठीक है, तो जिससे यदि विधेयक विधि बन जाएगा तो उच्च न्यायालय की संवैधानिक स्थिति को क्या होगा, खतरा होगा, जिसके कारण क्या हो रहा है, मतलब राज्यपाल को राष्ट्रपति के लिए बिल आरक्षित करना अनिवार्य हो जाता है। ठीक है, अब हम लोग वित्तीय अधिकार के बारे में बात करते हैं। राज्यपाल प्रत्येक वित्तीय वर्ष में वित्त मंत्री को विधानमंडल के सम्मुख वार्षिक वित्तीय विवरण प्रस्तुत करने के लिए कहता है। ठीक है, विधानसभा में धन विधेयक राज्यपाल की पूर्व अनुमति में पेश किया था। ऐसे सेंटर में है ना, विधान विधेयक राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति पे ही आएगा, वैसा ही राज्य के अंदर है, राज्यपाल की पूर्व अनुमति से ही पेश किया जाएगा। ठीक है, राज्यपाल की संस्तुति और राज्यपाल की संस्तुति के बिना अनुदान की किसी मांग को विधानमंडल के सम्मुख नहीं रखा जाएगा। ठीक है, ऐसा कोई विधेयक जो राज्य की संचित निधि से खर्च करना है, ध्यान से देखा जाए, राज्य की संचित निधि से खर्च निकालने की व्यवस्था करता हो, उस समय तक विधानमंडल द्वारा पारित नहीं किया जाएगा जब तक राज्यपाल इसकी संस्तुति न कर दे। ठीक है, जब तक राज्यपाल नहीं कहेगा तो राज्य की संचित निधि से पैसा नहीं निकलेगा। ठीक है, राज्य वित्त आयोग किसी राज्य के राज्यपाल को उस विशेष राज्य की पंचायतों द्वारा विनियोजित हो सकने वाले करों और शुल्कों के निर्धारण के सिद्धांत के विषय में संस्तुति करता है। उसके बाद चले न्यायिक अधिकार में। एक सिंगल मिनट रुके। बस एक मिनट रुके। न्यायिक अधिकार में हम लोग देखते हैं, राज्यपाल किसी दंड को क्षमा, उसका परिविलंबन, विराम, परिहार कर सकेगा। किसी दंडादेश का निलंबन, परिहार या लघुकरण कर सकेगा यदि यह ऐसे व्यक्ति के संबंध में होगा जिसे ऐसी विधि के अधीन अपराध के लिए सिद्ध दोष ठहराया गया। ठीक है, कुल मिला के बात ये रखना है कि राज्यपाल के पास क्या क्षमादान की शक्ति है, जिसका वर्णन आर्टिकल 161 के अंदर किया गया। ठीक है, इसमें भी ना यहाँ पे एक डिफरेंस बनता है कि राष्ट्रपति के पास भी क्षमादान की शक्ति है। कौन से आर्टिकल के तहत है? 72। ठीक है, तो राष्ट्रपति जितने भी प्रकार के क्षमादान है ना, 5 प्रकार के, उन सबको कर सकता है। इसके अलावा जो सैन्य न्यायालय के मामले है ना, उसमें भी कर सकता है, लेकिन राज्यपाल जो है मृत्युदंड के केस में नहीं कर सकता है। ठीक है, इसके अलावा जो सैन्य न्यायालय होता है उसके केस में भी नहीं कर सकता है। ठीक है, उसके बाद देखते हैं आगे आपात शक्ति के बारे में। जब राज्यपाल को यह समाधान हो जाता है कि ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न हो चुकी है, ठीक है, क्या हो गया, ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न हो जा चुकी है जिनमें राज्य का शासन संविधान के जो उपबंध है उसके अनुसार नहीं चलाया जा सकता, तो वह राष्ट्रपति को प्रतिवेदन भेज कर यह कह सकता है कि राष्ट्रपति राज्य के शासन के सभी या कोई कृत्य स्वयं ग्रहण कर ले। ठीक है, इसे ही जनरली राष्ट्रपति शासन कहते हैं, जो आर्टिकल 356 के अंतर्गत मेंशन किया गया। ठीक है, राज्यपाल की स्थिति के बारे में बात करते हैं, जहां से पीटी में सब जगह क्वेश्चन बन जाता है। यदि हम राज्यपाल के उपयुक्त अधिकार पर दृष्टिपात करें तो ऐसा लगता है कि राज्यपाल एक बहुत शक्तिशाली अधिकारी है। हाँ, ऊपर में हम लोग देख रहे हैं कितना प्रकार का आपात शक्ति हम लोग देख लिए,
उनका वित्तीय शक्ति देख लिया, न्यायिक शक्ति देख लिया। अगर सत्र में मतलब सत्र नहीं चल रहा है तो अध्यादेश बना दिया। कितना सारा शक्ति हम लोग को लग रहा है। फिर मुख्यमंत्री को यही नियुक्त कर रहा है, मंत्रिपरिषद मतलब मुख्यमंत्री के सलाह पे मंत्रिपरिषद को यही नियुक्ति कर रहा है। राज्यसभा कर रहा है। अब विधान परिषद है तो वहां पे सदस्यों को मनोनीत कर रहे हैं। ठीक है, तो ऐसा नहीं लग रहा कि बहुत ज्यादा पावरफुल पोस्ट है, लेकिन वास्तव में अगर देखा जाए तो ये ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि इनको जो भी निर्णय लेने होते हैं ना वो मंत्रिपरिषद के बिहाफ पे लेने होते हैं। ठीक है, और मंत्रिपरिषद का हेड कौन? मुख्यमंत्री। यानी डायरेक्टली इनडायरेक्टली मुख्यमंत्री की ही सिफारिश पे लेना पड़ता है। ठीक है। इसमें मंत्रिपरिषद देख लिया हम लोग, इसमें और कुछ भी नहीं है। देखिए एक सिंपल बात लिखा है कि राज्यपाल एक संवैधानिक प्रमुख है। ठीक है, सिर्फ संवैधानिक प्रमुख के रूप में कार्य करता है, किंतु असाधारण स्थिति में उसे इच्छा अनुसार कार्य करने के अवसर प्राप्त हो सकते हैं। ठीक है, इस बुक में मेंशन नहीं है तो हम लोग उस पर डिस्कस भी नहीं करेंगे फिलहाल अभी। विधान परिषद, किसी राज्य में विधान परिषद की स्थापना और समाप्ति इन दोनों का प्रावधान आर्टिकल 169 के अंदर किया गया। कौन से आर्टिकल में किया गया? 169 में। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। विधान परिषद राज्य विधानमंडल का उच्च सदन था। सेंट्रल लेवल पे उच्च सदन कौन कहलाता है? मतलब केंद्र के स्तर पे उच्च सदन कौन है? राज्यसभा। ठीक है, उसके बाद देखें, यदि राज्य की विधानसभा अपने कुल सदस्य के पूर्ण बहुमत से, ठीक है, मतलब राज्य का जो विधानसभा अपना कुल सदस्य का पूर्ण बहुमत तथा उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्य के 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पारित कर दे तो संसद उस राज्य में विधान परिषद स्थापित कर सकती है। ठीक है, स्थापित करने का भी तरीका यही है, समाप्त करने का तरीका भी यही है, दोनों ही सेम है। ठीक है, वर्तमान में केवल 6 राज्य है जहाँ पे ये 6 राज्य के बारे में ऐसे मेंशन किया हुआ। किसी को ट्रिक पता है? अच्छा, मेरे को आज तक इस तरीके से याद रहता है, मैं बताता हूँ, पहले सब देख लेते। किन्हीं को ट्रिक पता है क्या? चलिए, केवल 6 राज्य में, जैसे यूपी में है और इधर यूपी के साथ बिहार को अटैच कर लीजिए। ठीक, इसके अलावा आप देख सकते हैं कर्नाटक महाराष्ट्र दोनों आसपास का स्टेट हो गया, महाराष्ट्र हो गया और कर्नाटक हो गया। ठीक, इसके अलावा आंध्र प्रदेश हो गया और तेलंगाना हो गया। ठीक है, मैं अपना बताता हूँ कि मैं आज तक कैसे याद रखा हूँ। मुझे तो एक ट्रिक याद है इसका, टीबी जुकाम बताइए। करके, जिसमें जम्मू कश्मीर तो हट गया, अब टीबी जुकाम करके याद था। तेलंगाना, ठीक है, बिहार और हाँ जम्मू हाँ, बात कश्मीर तो तो अब सही है। हट गया। कर्नाटका और आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र। हाँ सही है, टीबी जुकाम से भी आप याद रख सकते हैं, बिल्कुल लग रहा है। हम्म। इसमें सबको पता है जम्मू कश्मीर में हट गया था, हटा दीजिए। हम्म। इसे तेलंगाना हो गया, बी से बिहार हो गया, यू से यूपी, के से कर्नाटका, ए से हम्म। आंध्रा, एम से महाराष्ट्र। सही है, ऐसे टीबी महाराष्ट्र। जुकाम से भी याद कर लीजिए। जे हटा दिएगा, सबको पता है कि वहां पे क्या स्थिति हुआ। चलिए फिर, सही है, टीबी जुकाम। और हम लोग और बात करते हैं, विधान परिषद के कुल सदस्यों की संख्या उस राज्य की विधानसभा की कुल सदस्य संख्या की 1/3 से अधिक नहीं हो सकता। ठीक है, कितना से अधिक नहीं हो सकता है? तो 1/3 से अधिक नहीं हो सकता है। बोलू ठीक है, दिख रहा है ना? 1 मिनट, 1/3 से अधिक नहीं हो सकता, किंतु किसी भी अवस्था में विधान परिषद की सदस्य कुल संख्या 40 से कम भी नहीं हो सकता है। ठीक है, 40 से कम नहीं होगा, और विधान परिषद का जितना स्ट्रेंथ होगा, ठीक है, उसका 1/3 से भी कम नहीं होगा। दोनों ही कंडीशन। किसी को याद है 91st संविधान संशोधन हम लोग पढ़े थे, क्या था? 2003 में जो हुआ था 91st। 15% से ज्यादा नहीं रहेगा। हाँ एक मिनट। हाँ, बिल्कुल यही था। चले, विधान परिषद का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु सीमा कितनी होनी चाहिए? 30 वर्ष। हम लोग शुरुआत में डिस्कस किए हैं। विधान परिषद के प्रत्येक सदस्य का कार्यकाल कितना होता है? 6 वर्ष का होता है। ठीक है, किंतु प्रति दूसरे वर्ष
मतलब हर दूसरे वर्ष एक तिहाई जो सदस्य होते हैं ना, क्या करते हैं, रिटायर हो जाते हैं, अवकाश प्राप्त कर जाते हैं, यानी रिटायर कर जाते हैं, और उनके स्थान पर नवीन सदस्य निर्वाचित होते हैं। ठीक है। यदि कोई व्यक्ति किसी सदस्य की मृत्यु या त्यागपत्र द्वारा आकस्मिक रिक्ति को भरने के लिए निर्वाचित होता है, तो वह सदस्य शेष अवधि के लिए ही सदस्य रहता है, 6 वर्ष के लिए नहीं। एक सिंपल बात कह रहा है, मान लेते हैं ए कोई है, ठीक है, जो राज्यसभा का सदस्य था। इसका कार्यकाल कितना है, मतलब इसका कार्यकाल कितना है, 6 वर्ष का। राज्यसभा का कार्यकाल नहीं, ए का कार्यकाल कितना है, 6 वर्ष का। अब ये जो है वो 4 वर्ष तक क्या रहे, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट यानी राज्यसभा के सदस्य के रूप में रहे, सांसद। ठीक है। उसके बाद इनका क्या हो जाता है, डेथ हो जाता है। ठीक है। जब डेथ हो गया तब कितना टाइम बचा इनका, 6 वर्ष का था, 4 वर्ष तो पूरा हो गया, रिमेनिंग टाइम 2 कितना बच वर्ष गया, 2 वर्ष। तो 2 वर्ष अगला जो कोई आएगा, मान लेते ए डैश को आया, तो ये जो इसका जो टाइम पीरियड होगा ये 2 वर्ष का होगा, 6 वर्ष का नहीं होगा। ठीक है। आगे देखते हैं, या ये समझ में आया ये चीज जो कह रहा था। फिर देखिए, विधान परिषद के सदस्यों का निर्वाचन अनुपातिक प्रतिनिधित्व की एकल संक्रमणीय मत पद्धति द्वारा होता है, यानी पीआरबी विथ एसटीवी जिसको बोलते हैं शॉर्ट में। ये टर्म याद रखिएगा, पीआरबी विथ एसटीवी ना, जैसे इनका इलेक्शन होता है, प्रेसिडेंट का इलेक्शन हो गया वहां, वाइस प्रेसिडेंट का हो गया वहां। ठीक है, दोनों ही जगह काम आएगा। बीपी से तो आप ऐसे भी दोनों चीज ध्यान रख सकते हैं, तो वाइस प्रेसिडेंट हो गया, एक विधान परिषद हो गया। उसके बाद आगे देखें, विधान परिषद के कुल सदस्यों के 1/3 सदस्य राज्य की स्थानीय स्वशासन संस्था। स्थानीय स्वशासन संस्था कहने से क्या मतलब है, जो हमारा पंचायती राज होता है ना, या लोकल बॉडीज, वो वाला शहर वाला, वो एक निर्वाचक मंडल द्वारा निर्वाचित होता है, और 1/3 सदस्य जो होता है राज्य की विधानसभा के सदस्य द्वारा होता है। ठीक। और 1/12 जो होता है उन स्नातक द्वारा निर्वाचित होते हैं जो कम से कम 3 वर्ष पूर्व स्नातक की उपाधि प्राप्त कर ली हो। ठीक है। 1/12 सदस्य उन अध्यापक के द्वारा निर्वाचित होते हैं जो कम से कम 3 वर्ष से माध्यमिक पाठशाला अथवा उनसे ऊंची कक्षाओं में शिक्षण करे, यानी जो 6 to 8 होता है ना, या तो 6 to 8 में करे, 9-10 में पढ़ाई, 11-12 में पढ़ाई, लोग होते हैं एलिजिबल। और ये जनरली आपसे ये पूछा जा सकता है क्वेश्चन 1/6, जिनको मनोनीत कौन करते हैं, राज्यपाल करते हैं। क्षेत्र याद रखेगा, साहित्य हो गया, कला हो गया, विज्ञान हो गया, सहकारिता आंदोलन हो गया। ठीक है। विधान परिषद की किसी भी बैठक के लिए कम से कम 10, ठीक है 10, या विधान परिषद के कुल सदस्य का 10 हिस्सा मतलब 1/10, इनमें जो भी अधिक हो वो गणपूर्ति होगा। मान लेते हैं कि किसी राज्य का विधान परिषद की कुल सदस्य संख्या कितना, 40 है। ठीक है, कितना है, 40 है। तो 40 का अगर 1/10 आप निकाले तो कितना होगा, 4 होगा। तो 4 है और 10, तो मतलब किसी कोई भी ए स्टेट है उसका कितना 40 है टोटल स्ट्रेंथ। तो आप बताइए कि उस स्टेट का गणपूर्ति क्या होगा, 4 होगा कि 10 होगा। आवाज नहीं जा रहा है क्या, हेलो हेलो हेलो। हाँ हेलो। 4 होगा या 10 होगा स्ट्रेंथ, 4 होगा 4 कैसे होगा, क्योंकि उसमें विधान परिषद का वो 10 में से ही होगा ना, अगर एक 40 सीट है तो। यहाँ एकदम क्लियर कह रहा है ना कि विधान परिषद की किसी भी बैठक के लिए कम से कम यानी मिनिमम जो है 10। वो हाँ 10 या अधिक हो, मतलब 10 या उससे ज्यादा हो, नहीं एक अच्छा। मिनट, और विधान परिषद के कुल सदस्य का 10वां हिस्सा इनमें से जो भी अधिक हो। ठीक है, हाँ अधिक कौन है, 10 गुना जी, 10। हाँ 10 10 होगा। होगा, 4 नहीं होगा। उसके बाद देखा जाए, विधान परिषद अपने सदस्यों में से 2 को क्रमशः, एक तो सभापति को चुनता है, एक को उपसभापति चुनता है। ठीक है जी। उसके बाद और हम लोग देखें,
उपसभापति एवं सभापति एवं उपसभापति को विधानमंडल द्वारा निर्धारित वेतन और भत्ते मिलते, ठीक है, इसका कुछ है नहीं। सभापति को त्याग पद देना होगा, उपसभापति को दे देगा, उपसभापति को देना होगा, सभापति को दे देगा, बस। लेकिन परिषद के सदस्यों के बहुमत से पारित प्रस्ताव द्वारा उसे अपदस्थ भी किया जा सकता है, बशर्ते कंडीशन क्या है कि उनको 14 दिन पूर्व बताना पड़ेगा। और हम लोग कहाँ कहाँ 14 दिन पूर्व का चीज देख चुके हैं, बताइए, जहाँ पर नोटिस देना पड़ता है। एक तो प्रेसिडेंट में, एक वाइस प्रेसिडेंट में, ठीक है, यहाँ हम लोग देख चुके हैं। फिर वहां पे स्पीकर में देखिएगा, फिर डिप्टी स्पीकर में देखिएगा, फिर सभापति उपसभापति, और सेम राज्य के केस में भी। यहाँ तक हो गया। और आगे चले फिर विधानसभा के बारे में बात करते हैं। देखिए विधानसभा का कार्यकाल कितना होता है। अच्छा, विधान परिषद के बारे में एक बात नहीं, अस्थायी तो नहीं होता, ठीक है, लिखा है, कोई दिक्कत नहीं। विधानसभा का कार्यकाल कितना होता है, 5 वर्षों का होता है, ठीक है। कितना कार्यकाल होता है, 5 वर्ष का। किंतु विशेष परिस्थिति में राज्यपाल को यह अधिकार है कि वह इससे पूर्व भी इसको विघटित कर सकता है। तो स्क्रीन बंद हो जाएगा ना, तो मेरे को इन्फॉर्म कर दीजिएगा। विधानसभा के सत्रावसान का आदेश राज्यपाल के द्वारा भी क्या होते हैं, दिए जाते हैं, ठीक है। विधानसभा निर्वाचित होने के लिए न्यूनतम आयु सीमा कितना, 25 वर्ष, ये हम लोग पहले डिस्कस कर चुके हैं। प्रत्येक राज्य के विधानसभा में मिनिमम कितने सीट होंगे, 60 सीट होंगे, और मैक्सिमम सीट कितने होंगे, 500 होंगे। अभी सबसे ज्यादा सीट कहाँ पे है, हेलो, विजुअल है, आवाज आ रहा, हाँ आ रहा, आवाज आ रहा है। यूपी में स्क्रीन है। बंद हो गया, स्क्रीन बंद हो नहीं गया नहीं आ क्या, रहा है। नहीं आ रहा है। स्क्रीन नहीं आ रहा, आ रहा है स्क्रीन भी। स्क्रीन नहीं आ रहा होगा। अब नहीं आ रहा। एक मिनट बस रुके। एक मिनट रुके, 1 मिनट का टाइम दे। अब स्क्रीन विजुअल है, हेलो, हाँ हाँ अब आ रहा है। स्क्रीन विजुअल है, विजुअल है ना, हाँ ठीक। हाँ अब आ गया। प्रत्येक राज्य की विधानसभा में कम से कम 60 और अधिक से अधिक 500 सदस्य हो सकते हैं, ठीक है। उसके बाद देखें, इसका जो बाद है गोवा, मिजोरम और सिक्किम, 3 स्टेट को याद रखें, गोवा हो गया, मिजोरम हो गया, गोवा हो गया, मिजोरम हो गया और सिक्किम हो गया, ठीक है। इस अनुच्छेद 371 के तहत विशेष राज्य का दर्जा देकर व्यवस्था भी किया गया। विधानसभा में जनसंख्या के आधार पर अनुसूचित जातियां और अनुसूचित जनजातियों के लिए स्थान का आरक्षण भी किया गया। ओके, आर्टिकल 332। विधानसभा की अध्यक्षता करने के लिए एक अध्यक्ष का चुनाव करने का अधिकार सदन को प्राप्त होता है, जो इसकी बैठक का संचालन करते हैं। हम लोग को ये बात पता है
और ये भी पता है कि जो विधानसभा अध्यक्ष होता है ना, वो जनरल केस में वोट नहीं देगा, लेकिन जब पक्ष और विपक्ष दोनों में ही क्या होगा, बराबर मत हो जाएगा, ठीक है। जब पक्ष में भी और विपक्ष में भी बराबर मत हो जाएगा तो वो वोट देगा, ठीक है। इसको बोलते हैं कास्टिंग वोट। जब कभी अध्यक्ष को उसके पद से हटाने का प्रस्ताव विचाराधीन होगा तो वो अध्यक्षता नहीं करेगा, ठीक है। किसी विधेयक को धन विधेयक माना जाए अथवा नहीं, वो अंतिम रूप से वही प्रमाणित करेगा। सदन के बैठक के लिए सदन के कुल सदस्य का 10 यानी 1/10 गण पूर्ति होगा। ये सब चीज हम लोग देख चुके हैं। उसके अधिकार क्या है, कार्य क्या दिखे। पहला है विधि निर्माण। इसे राज्य सूची से संबंधित, ये हम लोग को मालूम है, राज्य सूची के विषय पर कौन कानून बनाता है, किसका अधिकार है। देखिए, राज्य सूची के विषय पर राज्य का विशेष अधिकार और किसी का नहीं। राज्य सूची से संबंधित विषय पर विधि निर्माण का अनन्य अधिकार, अनन्य मतलब एक्सक्लूसिव राइट है, इसके अलावा किसी का नहीं है। समवर्ती सूची से संबंध विषय पर संसद की तरह राज्य विधानमंडल भी विधि निर्माण कर सकता है, किंतु यदि दोनों सदन निर्मित विधियों में परस्पर विरोध की सीमा तक संसदीय विधि वर्णीय होता है। देखिए, एक सिंपल बात इसमें कह रहा है कि जो समवर्ती सूची होता है, ठीक है, समवर्ती सूची पर कानून कौन बना सकता है, एक तो संसद बना सकता है और राज्य विधानमंडल भी बना सकता है, ठीक है। लेकिन अगर एक ही विषय पर संसद भी कानून बना दिया और राज्य विधानमंडल भी कानून बना दिया तो किसका वैलिड होगा, संसद वाले का, ठीक है। वित्तीय विषय से संबंधित प्रक्रिया, राज्य विधानमंडल राज्य सरकार की वित्तीय अवस्थाओं को पूर्णतः नियंत्रित करता है, नियंत्रित करता है। प्रत्येक वित्तीय वर्ष के प्रारंभ में विधानमंडल के सम्मुख वार्षिक वित्तीय विवरण, जिसको हम लोग साधारण शब्दों में बजट कह देते हैं, प्रस्तुत करवाता है, जिसमें शासन की आय और व्यय का विवरण रहता है, ठीक है। बजट जो होता है वित्त मंत्री द्वारा रखा जाता है। कोई धन विधेयक प्रारंभ में विधान परिषद में प्रस्तुत नहीं किया जा सकता। जब विधानसभा किसी धन विधेयक को पारित कर देती है तो वो विधान परिषद के पास भेज दिया जाता है, ठीक है। विधान परिषद 14 दिन के भीतर विधानसभा को लौटाना पड़ता है। याद करें जब हम लोग वहां पढ़ रहे थे सेंटर में, जो अधिकार राज्यसभा के पास थे, सेम अधिकार हम लोग को यहाँ रिपीट होता हुआ दिख रहा है। तो देखिए, विधान परिषद के 14 दिन के भीतर विधानसभा को लौटाना पड़ता है। विधान परिषद उस विधेयक के संबंध में संस्तुतियां तो दे सकती है, किंतु वह ना तो उसे अस्वीकार कर सकते हैं, ना उसमें संशोधन कर सकते हैं। विधानसभा द्वारा पारित किए जाने के 14 दिनों के बाद विधेयक को दोनों सदनों द्वारा पारित समझ लिया जाता है तथा राज्यपाल को उस पर अपनी सहमति देनी पड़ती है, ठीक है। और एक पेज है ना, चलिए। इसके अलावा कार्यपालिका पर नियंत्रण कैसे, मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति जिम्मेवार होता है, विधानसभा, और व्यक्तिगत रूप से किसके प्रति होता है, राज्यपाल के प्रति, ठीक है। जब कभी मंत्रिपरिषद के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाता है तो समूचा मंत्रिपरिषद को त्यागपत्र देना पड़ता है, ठीक है। संवैधानिक संशोधन में देखें, संघीय स्वरूप को प्रभावित करने वाला कोई संविधान संशोधन विधेयक यदि संसद के दोनों सदनों के द्वारा पारित हो जाता है तो आधे से अधिक राज्य के विधानमंडल द्वारा उसकी पुष्टि आवश्यक है। यहाँ देखा जाए यूपी के अंदर कितना सीट है, 403 सीट है। इसके अलावा देखा जाए पश्चिम बंगाल, यहाँ पे कितना सीट है, टोटल 294 सीट है, ठीक है। महाराष्ट्र में 288, देखिए सबका नहीं याद होगा। बिहार में 243 सीट है, तो ऊपर के 4 याद रख ले। इसके अलावा नॉर्थ ईस्ट के स्टेट जो है वहां पे आपको याद रखना पड़ेगा। तो नॉर्थ ईस्ट में आप देखें, मिजोरम कितना सीट है, 40, और सिक्किम कितना सीट है, 32, और एक याद कर ले असम का, ठीक है। नॉर्थ ईस्ट में मिजोरम याद रखना है, सिक्किम याद रखना है और असम याद रखना है, ठीक है। बाद बाकी जितना भी नॉर्थ ईस्ट का स्टेट है सब में 60 ही सीट है। असम में याद करें 126 है सीट, मिजोरम के अंदर 40 सीट है और सिक्किम के अंदर 32 सीट है, ठीक है। इसके अलावा भी जम्मू कश्मीर नया नया बना है, मतलब नया नया बना है मतलब आप समझ रहे होंगे। तो जम्मू कश्मीर में टोटल कितना 90 सीट है, पुदुचेरी के अंदर 30 सीट है और दिल्ली के अंदर 70 सीट है। इतना डाटा तो याद होना ही चाहिए।
इसके अलावा देखा जाए निर्वाचन संबंधी अधिकार, राष्ट्रपति के निर्वाचन में जितना मताधिकार संसद के दोनों सदनों के सदस्यों को प्राप्त है उतना ही राज्य की विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों को। यहाँ भी ध्यान देने वाला बात है, मेंशन किया गया निर्वाचित सदस्य, मनोनीत नहीं। अच्छा, ये बताएं कि क्या वर्तमान में विधानसभा के अंदर कोई भी मनोनीत सदस्य हो सकता है या नहीं? आवाज जा रहा है या नहीं जा रहा? तो रिस्पॉन्ड ही नहीं कर। तो वर्तमान में ऐसा स्थिति है, वर्तमान में ऐसा स्थिति है कि कोई भी नहीं हो सकता। ठीक है, मतलब ये 2019 में इस प्रावधान को खत्म कर दिया गया। कुछ कुछ वेतन है में भी कुछ एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट हो सके, एक बार देख लेते हैं। जैसे राष्ट्रपति को कितना मिलता है? 5 लाख रुपए मिलता आवाज है। आ रही है? ठीक है। ठीक है, राष्ट्रपति को टोटल 5 लाख रुपए मिलते हैं, उपराष्ट्रपति को 4 लाख रुपए, लोकसभा अध्यक्ष इनको भी 4 लाख, और राज्यपाल को 3.5 लाख हम लोग देख लिया। सर्वोच्च न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश होंगे उनको मिलता है 2,80,000 रुपए। इसके अलावा जो अन्य न्यायाधीश है उनको मिलता है 2.5 लाख रुपए। ठीक है, जो उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश है उनको मिलता है 2.5 लाख रुपए। ये मतलब हाईकोर्ट के अंदर जो चीफ जस्टिस होते हैं उनको मिलता है 2.5 लाख रुपया, और इसके अलावा जो अन्य न्यायाधीश होंगे वहां पे उनको मिलता है 2,25,000 रुपए। ठीक है, फिर हम लोग सीएजी के बारे में बात करते हैं। सीएजी को मिलता है 2,50,000 रुपए। मुख्य चुनाव आयुक्त के बारे में बात करते हैं तो यहाँ भी मिलता है कितना? 2.5 लाख रुपए, यानी वो 2,50,000। और महान्यायवादी इनको भी मिलता है कितना? 2.5 लाख रुपए। ठीक है, शपथ से क्वेश्चन, यहाँ से वेतन से क्वेश्चन आपको दिखे ना दिखे, यहाँ से क्वेश्चन आपको दिखेगा, कंफ्यूज करेगा एग्जाम के अंदर। जैसे राष्ट्रपति है तो राष्ट्रपति किनके सामने अपना शपथ लेंगे? तो मुख्य न्यायाधीश के सामने। ठीक है, पहले एक बार हम लोग शपथ देख लेते हैं, फिर त्याग पद देखेंगे। उपराष्ट्रपति किसके सामने शपथ लेते हैं? तो राष्ट्रपति के सामने। राज्यपाल किसके सामने लेंगे? जो जिस स्टेट का, जो भी स्टेट में वो है, और वहां के जो हाईकोर्ट के जो चीफ जस्टिस होंगे ना उनके सामने लेंगे। ठीक है, इसके अलावा मुख्य न्यायाधीश जो है राष्ट्रपति के सामने, प्रधानमंत्री राष्ट्रपति के सामने, लोकसभा अध्यक्ष इनका किसी भी प्रकार का कोई शपथ का प्रावधान नहीं किया गया। ठीक है, ये एक सदस्य के तौर पर ही शपथ ग्रहण करते हैं। Got it? फिर देखा जाए राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसको देते? देखे, राष्ट्रपति ना अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को, उपराष्ट्रपति अपने राष्ट्रपति को, राज्यपाल राष्ट्रपति को, मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति को, प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को, लोकसभा अध्यक्ष उपाध्यक्ष को। ठीक है, लोकसभा अध्यक्ष किसको? उपाध्यक्ष को। और देखा जाए हम लोग मुख्यमंत्री के बारे में, मुख्यमंत्री की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? राज्यपाल के द्वारा की जाती है। साधारणतः वैसे व्यक्ति को मुख्यमंत्री नियुक्त किया जाता है जो विधानसभा में बहुमत दल का क्या नेता हो, उनके द्वारा किया जाता है। ठीक है, मुख्यमंत्री ही शासन का क्या होता है? प्रमुख प्रवक्ता होता है। और मंत्रिपरिषद की बैठक की अध्यक्षता कौन करेगा? मुख्यमंत्री। मंत्रिपरिषद के निर्णय को मुख्यमंत्री ही राज्यपाल तक पहुंचाता है। जो हम लोग सेतु के बारे में बात कर रहे थे, एक पुल के बारे में, वही। और 91 संविधान संशोधन हम लोग पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, इसके द्वारा ना मंत्रिपरिषद में जो मंत्रियों की संख्या उसको फिक्स कर दिया गया। ठीक है, तो राज्य के केस में कुछ ऐसा है कि जितना विधानसभा की संख्या होगी, ठीक है, उसका 15% से ज्यादा नहीं होगा, लेकिन और इस 15% में मुख्यमंत्री सहित होंगे। लेकिन अगर कोई छोटा स्टेट है, तो अगर जैसे 60 हो गया नॉर्थ ईस्ट का स्टेट, तो 60 का अगर 15% निकल गया तो कितना आ जाएगा? 15 छक्का 90, 9 हो। ठीक है, लेकिन ये क्या कह रहा है? 12 से कम नहीं होना चाहिए, 9 नहीं होगा, 12 से कम नहीं होगा। ठीक है, जब कभी राज्यपाल कोई बात मंत्रिपरिषद तक पहुंचाना चाहता है तो वो मुख्यमंत्री के द्वारा ही कार्य करता है। राज्यपाल के सारे अधिकारों का प्रयोग मुख्यमंत्री ही करेगा। अनुच्छेद 167 मुख्यमंत्री के कार्य को परिभाषित करता है। ठीक है, यहाँ तक आ गया समझ में? कोई डाउट ऐसा कुछ भी? केंद्र शासित प्रदेश करके छोड़े ना।
केंद्र शासित प्रदेश देखे, वर्तमान में कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं? अरे कोई तो बोलो भाई। वर्तमान में कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं? तो 8 है, ठीक है। केंद्र शासित प्रदेश का शासन जो होता है राष्ट्रपति के द्वारा चलाया जाता है, और वो इस बारे में जहां तक कुछ समझे अपने द्वारा नियुक्त प्रशासक के माध्यम से कार्य करते हैं। अंडमान निकोबार, दिल्ली, पुदुचेरी, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, यहाँ पे क्या होते हैं, प्रशासक को उप राज्यपाल कहा जाता है। कौन कौन जगह? दिल्ली में तो आप लोग फेमस है, बहुत बार सुनेंगे, एलजी एलजी। एलजी मतलब लेफ्टिनेंट गवर्नर। इसके अलावा 2 जगह याद रखिएगा। चंडीगढ़ के अंदर जो प्रशासक होगा वो मुख्य आयुक्त कहलाएगा, ठीक है। और पंजाब का राज्यपाल ही चंडीगढ़ का प्रशासक यानी मुख्य आयुक्त होता है। ओके, नीचे कुछ नोट में बात लिखा देखते हैं। आर्टिकल 239 ए का लिखा मतलब ए 5 के तहत विधायी व्यवस्था वाले संघ राज्य क्षेत्र जैसे दिल्ली और पुदुचेरी में मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करेगा? राष्ट्रपति करेगा। अगर जम्मू कश्मीर में भी होगा चुनाव तो वहां भी मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करेगा? राष्ट्रपति ही करेगा। और अन्य मंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति मुख्यमंत्री की सलाह पर करता है। मंत्री राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपना पद धारण करते हैं। तो मंत्रिपरिषद विधानसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होते हैं, ठीक है। यहाँ तक ये रहने दिया जाए।